हमें यकीन है कि विजय सरदाना जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंधित खेती अब नए नियमों के तहत विषय पर प्रोग्राम का पहला भाग आपको जरूर पसंद आया होगा। इस भाग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रश्न आपके और उत्तर विजय सरदाना जी के। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जी, ये है मिस्टर विनायक पवार का, महाराष्ट्र मालेगांव से। ये जानना चाहते हैं, विल न्यू अमेंडमेंट बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स? बिल्कुल। देखिए, यही बात है कि आज किसानों का ये कहना होता है कि साहब हमको नहीं पता कि हम क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं। कंपनियां आती हैं, हमसे कागज साइन करवा लेती हैं, हमें पेमेंट कुछ कहा जाता है, बाद में हमें कुछ मिलता है। एग्रीमेंट हो जाता है तो क्वालिटी के नाम पे कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है कि तुम्हारी क्वालिटी ठीक नहीं है, हम नहीं ले रहे हैं। पंजाब में एक्सपीरियंस सही रहा, महाराष्ट्र में रहा, बहुत जगह रहा किसानों का। तो इसीलिए इसमें जितने प्रावधान है, अगर हमारे किसान भाई उनको ईमानदारी से फॉलो करते हैं, और यही हमने भी रिक्वेस्ट की है भारत सरकार की, आप एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट भी बना दें ताकि किसानों को फिल इन द ब्लैंक रहेगा, तो कोई कॉलम छूटेगा नहीं, कोई इंपॉर्टेंट चीज छूटेगी नहीं एग्रीमेंट में। तो जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो किसानों के लिए भी और जो स्पॉन्सर है उसके लिए भी ट्रांसपेरेंसी सबको फायदा करती है। तो इसलिए आप ट्रांसपेरेंसी पे भरोसा रखें, लिखने की आदत डालें, आपका नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद विजय जी। अगला प्रश्न है मोहम्मद रिजवान सैफ, कर्नाटका से। इनका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, व्हाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट आज की तारीख में मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं और आपके प्रोडक्ट में कोई खास वैरायटी है, जैसे चिप्स की कंपनी है, सारे आलू चिप्स के काम नहीं आते हैं। आपको खास तरह का आलू चाहिए, आपको उसी तरह का आलू चाहिए, तो आप अपने किसानों के साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस तरह का आलू चाहिए। या आपको कोई खास तरह की मूली चाहिए, या आपको कोई खास तरह का कोई और फ्रूट और वेजिटेबल चाहिए जो बाजार में आसानी से आपको मिल नहीं रहा, लेकिन उसकी एक्सपोर्ट मार्केट है, आप उससे कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं और वो आपको वो रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा है, या मिलता है तो उसकी आपको क्वालिटी पसंद नहीं आ रही है, इसलिए आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है या आप सफर कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बनाएं। आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास फैक्ट्री है, या आप एक्सपोर्टर है, आपके पास जमीन नहीं है लेकिन आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स हैं दुनिया में, आप बायर से उसकी रिक्वायरमेंट लें, अपने किसान के पास जाएं कि यार देखो मेरे को इस तरह की ये चीजें पैदा करनी है, कर पाओगे? अगर वो हाँ बोलता है, एग्रीमेंट साइन करिए, उनसे लीजिए, एक्सपोर्ट करिए। आपको मान लीजिए बायर ने बोला मैं आपको 100 रुपए किलो दूंगा अगर आप मेरे को इस तरह की भिंडी देते हो, आप किसान से बोलो कि भैया मेरे को आप इस तरह की भिंडी दे दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। आपका फायदा, किसान को एश्योर्ड मार्केट, आपके बायर को आप पे भरोसा रहेगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं और आप उस बात का ध्यान रखें। अगला प्रश्न है डॉक्टर अखिलेश कुमार करनाल, इज रिप्रेजेंटिंग ईडन हॉर्टिकल्चर सर्विसेज। इनका प्रश्न है, व्हाई मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट बिटवीन प्राइवेट फर्म एंड फार्मर who can witness to protect and explain the agreement to farmer? देखिए, ऐसा है कि अगर हम ये कहें कि किसान बिल्कुल ही अनपढ़ है, अज्ञानी है, मैं मानने को तैयार नहीं। हाँ, बहुत सारे किसान ऐसा हो सकते हैं जो एग्रीमेंट नहीं समझ पाएंगे, मानता हूं मैं उनके कंसर्न को, लेकिन इसीलिए आप एफपीओ की सहायता ले सकते हैं। आपके वहां पे सरपंच हैं, आपके घर में कोई पढ़ा लिखा बच्चा होगा, आपका कोई भाई भतीजा होगा। आज भी अगर मान लीजिए आप कंपनी चलाते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में, या आप एक मशीन खरीदते हैं, तो क्या एमडी साहब को सारी चीजें पता है मशीन के बारे में? या जो आप एक अपनी लैब के लिए केमिकल खरीदते हैं, तो क्या एमडी साहब को सब पता है केमिकल के बारे में? हर आदमी हर चीज जाने जरूरी नहीं होता है। आप लोगों की मदद ले सकते हैं, जिस पे आपको भरोसा, आप उसकी मदद ले सकते हैं। और अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं है तो फिर आपको सब कुछ सीखना भी पड़ेगा, वो मेहनत आपकी है, क्योंकि बगैर सीखे आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो नॉलेज के दो ही तरीके हैं, आइदर यू एक्वायर नॉलेज और यू बाई नॉलेज। इसीलिए आपके आसपास जो इतने कंसल्टेंट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, आप इनके पास क्यों जाते हैं? आप इसीलिए जाते हैं कि आपकी बीमारी आपको समझ नहीं आ रही, आपको डॉक्टर बताएगा आप क्यों बीमार हैं और आपको कैसे ठीक होना है। यही चीज आपका वकील बताता है, यही चीज आपका सीए बताता है, यही चीज आपका मोटर मैकेनिक बताता है कि आपकी गाड़ी में क्या खराबी। तो जब आपको एग्रीमेंट समझ नहीं आ रहा है तो यू टेक प्रोफेशनल हेल्प।
कोई मनाही नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं आता इसलिए दुनिया आगे ना बढ़े और ये एग्रीमेंट होना नहीं चाहिए, कानून गलत है, मैं इस फिलॉसफी को नहीं मानता। नेक्स्ट है मिस्टर ऋषिकेश शिंदे, महाराष्ट्र। इनका कहना है, व्हाट इज योर टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर टू इंश्योर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फार्म प्रोड्यूस? देखिए, जो भी आप एग्रीमेंट में लिख रहे हैं, वॉट एवर यूर राइटिंग इन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, एग्रीमेंट इज ए कमिटमेंट ऑफ X पर्सन टू Y पर्सन। दो लोगों के बीच के कमिटमेंट को हम एग्रीमेंट बोल रहे हैं। तीसरे आदमी की यहां जरूरत नहीं है। तीसरे आदमी की जरूरत तब आएगी जब आपने जो एग्रीमेंट किया और सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, तभी तो एग्रीमेंट होगा। और जब दोनों ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया तो डिस्प्यूट की बात कहां है? डिस्प्यूट की बात तब आती है जब दोनों में से कोई आदमी अपनी बात से मुकर जाए या दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट व्हाट दे कमिटेड, then there is a problem of dispute. So I don't think there is any scope for a third person when two people are agreeing and honestly honoring their commitments. So I think there is no need of third party. You have to trust your partner with whom you are doing business. If company is doing business with farmer, they should trust the farmer. And if farmer is doing business with company and signing agreement, they should trust the company. If you have no trust, then why you are entering into business? So you look for people to whom you trust. That's a basic purpose of any business. So एक दूसरे पे भरोसा रखिए, जो ऑनर आप जो कमिट करते हैं आप उसको ऑनर करिए। अगर आपको एक दूसरे पे भरोसा नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट मत करिए, सिंपल सी बात। सर अगला क्वेश्चन है मिस्टर सूरज दीक्षित, ही इज अगेन फ्रॉम कर्नाटका। इनका प्रश्न है, व्हाट इज द लेजिस्लेशन दैट विल हेल्प बायर टू एंश्योर फार्मर इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? दिस एग्रीमेंट इटसेल्फ इज फॉर दैट। जब आप ये जो लॉ है जिसकी मैंने अभी चर्चा करी पिछले 1 घंटे में, इसका पर्पज यही है कि जब आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं तो आपको ऑनर करना पड़े। इस समय किसान ये नहीं कहेगा कि साहब मैं तो किसान हूं, मैं तो जो चाहूं वो कर लूं, ये नहीं होगा। अगर किसान को स्पॉन्सर ने कोई हेल्प करी है, उसके ऊपर खर्चा किया है, किसान अगर एग्रीमेंट से बाहर निकलना चाहता है मौका देख के, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसको निकल सकता है, लेकिन कंपनसेशन देना पड़ेगा। और अगर वो नहीं देता है जैसे एज पर एग्रीमेंट, तो जैसे मैंने कहा कि आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, आपका एग्रीमेंट है, उस पे एनेक्चर्स में आपकी सारी कॉस्टिंग है, उस हिसाब से किसान के खिलाफ भी ऑर्डर हो सकता है। किसान ये ना समझे कि वो जैसा चाहे इनडिसिप्लिन बाजार में करे और वो बच जाएगा, या कंपनी ये ना सोचे कि मैं जो चाहूं किसान के साथ कर लूं। कानून में दोनों बराबर हैं। जो ईमानदारी से काम करेगा उसको चिंता की बात नहीं है, जो गड़बड़ करेगा उसके लिए कानून। अगला क्वेश्चन है इंदुरी वेंकटा रेड्डी, ही इज ए पीएचडी स्कॉलर। इनका प्रश्न है, व्हाट एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, टू व्हाट एक्सटेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पॉसिबल इन डेयरी एंटरप्राइज? वेरी इंटरेस्टिंग। एज मच एज यू वांट, इट इज बिटवीन टू पार्टीज। मुझे अगर मान लीजिए 10,000 लीटर दूध चाहिए और किसान सारे इकट्ठे होकर कहते हैं सर हम आपको 10,000 लीटर दूध देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये कहीं नहीं कहा गया कि 2 लीटर के लिए करेंगे या 10 लाख लीटर के लिए करेंगे। ये फ्रीडम है दो लोगों के बीच में। आपको और आपके स्पॉन्सर को डिसाइड करना है कि आप लोगों को कैसे ऑपरेट करना है। इसमें सरकार कहीं दखल नहीं देगी कि आपको कौन सी क्वालिटी खरीदनी है, क्या करनी है, कब करना है, आप ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना हिंदी में, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आप 2 लोग खुश रहें, कानून ये चाहता है। तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है, ना सरकार की। हाँ, अगर आप झगड़ा करोगे तब सरकार का रोल आएगा। सर इसके बाद है मिस्टर संदीप भाटिया फ्रॉम दिल्ली। इनका क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोविजंस इफ ए फार्मर फेल्स टू डिलीवर द क्रॉप or bypasses to sell to another person? As I mentioned, कॉन्ट्रैक्ट में अगर उसने कमिट किया है कि जो जो उनको क्वालिटी और जिस हिसाब से देना है वो देना है, अगर वो अपने बाईपास करता है कॉन्ट्रैक्ट को और इससे बायर को या जो भी उसने कमिटमेंट किए हैं उससे नुकसान होता है, तो उसमें जो कंपनसेशन क्लॉज है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर किसान डिसऑनर करता है कॉन्ट्रैक्ट को और बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो जैसा मैंने कहा कि एसडीएम साहब जो लोकल हैं या वहाँ के जो कलेक्टर हैं, आप उनको अप्रोच करिए कि देखिए साहब इन्होंने ये किया था और इन्होंने फसल नुकसान किया, तो आप मुझे अब कंपनसेशन चाहिए और मुझे पता है कि फसल हुई है
और इन्होंने बेची है और मेरे कॉन्ट्रैक्ट की फसल मेरे कॉम्पिटिटर को बेची है या बाजार में बेची और मेरा कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट किया है, तो जैसा मैंने कहा कि वैल्यू का 1.5 टाइम्स, अगर 1 लाख की फसल थी तो 1.5 लाख रुपए किसान को भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। सर अगला प्रश्न है मिस्टर योगेश कुमार का। कुछ स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन थे, उसमें से एक ये है। ये जानना चाहते हैं व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑर्गेनिक फार्मिंग इन उत्तराखंड, एंड देन सब क्वेश्चंस आर लोकल स्टेट पॉलिसीज, एनी स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट, any subsidy from state or central government, what are the procedure of subsidy, what are the benefits for MSME, any benefit for startup, India और उत्तराखंड registration। देखिए किस स्टेट की क्या पॉलिसी है ये आपको स्टेट की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आप वहां उसको सर्च करें। हर एक स्टेट की पॉलिसी वक्त के साथ बदलती रहती है। लेटेस्ट अपडेटेड आपके लिए क्या पॉलिसी है वो आपको आपके वेबसाइट पे मिलेगी। जहां तक बात है कानून की, ये जो कानून है जैसा मैंने कहा कि ये स्टेट के कानूनों को सुपरसीड करेगा। जो एग्जिस्टिंग आपका कानून चल रहा है, जो एग्रीमेंट हुआ है वो रहेगा। जब वो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और आप नया एग्रीमेंट साइन करेंगे तब ये कानून लागू होगा। और उस समय अगर आपको लगता है कि स्टेट की पॉलिसी ये है कि आप स्टेट के गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नॉर्म को फॉलो करेंगे, आप उसका एग्रीमेंट में लिख सकते हैं। अगर स्टेट में कोई और गाइडलाइंस आपको दी गई हैं आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं अपने एग्रीमेंट में, वो फ्रीडम आपके पास है। तो इसीलिए ये बिटवीन, जैसा मैंने पहले कहा कि बेसिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का क्या होगा इस कानून में वो दिखाया गया है। एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं अपनी तरफ से अपनी सुविधा के लिए या स्टेट की एडवाइजरी से, आप उसको ऐड कर सकते हैं, उसमें मनाही नहीं। इसके बाद का क्वेश्चन है किसान साथी के सीएमओ साहब का। इनका कहना है वी वर्क विद 25 FPOs इन आंध्रा, अनंतपुर, कडप्पा एंड चित्तूर, where this is a tropical and red soil region mostly. Would like to know better contract farming suits here like aloe vera and all. Can you suggest contract farming companies we can work with so that marginal farmers collectively could do it and benefit? देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सूट्स टू ए पर्टिकुलर एग्रोक्लाइमेटिक जोन, आई थिंक दैट टू डिफरेंट थिंग्स। एग्रोक्लाइमेटिक जोन का कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। सॉइल ब्लैक सॉइल है, लूमी सॉइल है, आपकी सैंडी सॉइल है, उसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं। मैंने जो कहा कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आप किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में हैं और वहां आप अच्छा प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं। जो चीज वहां आप अच्छी पैदा कर सकते हैं उनसे रिलेटेड जो आपके बायर्स हैं आप उनको अप्रोच करिए, उनको एज ए एफपीओ ये बताइए, या आप एग्रीगेटर हैं आप ये बताइए उनको कि सर आप ये रॉ मटेरियल खरीदते हैं, आज जो बाजार से आप खरीद रहे हैं उसमें आपकी ये कमियां हैं। जैसे एक सेल्समैन का काम होता है वो आपका काम है, बिजनेस डेवलपमेंट का जो काम होता है एफपीओज का वो आपका काम है कि सर इस तरह की हम आपको फसल दे सकते हैं, इस तरह की क्वालिटी एश्योरेंस दे सकते हैं, हमारी यील्ड एवरेज ये आती है जिससे आपको भी फायदा होगा। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो वी आर विलिंग टू एंटर इनटू सम फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। अगर सामने वाली पार्टी आपकी बात से संतुष्ट है तो वो आपको प्रपोजल दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, लेट अस डिस्कस हाउ टू प्रोसीड। और जब आप दोनों मिलकर काम करेंगे, जो आपकी आपस की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो आप उस एग्रीमेंट में लिखिए, वो ही एक पर्पस है। बाकी कौन खरीदता है, क्या खरीदता है, आपके पास कौन सी फसल है, ये आपको अपनी मार्केट इंटेलिजेंस में, आपको अपने इंटरनेट पे अपने दोस्तों से, व्यापार में जाइए, बाजार में जाइए, चीजों को सीखिए, समझिए। आप अगर सरकार में या कानून में या किसी से कहेंगे कि आप मुझे बताओ कि मैं व्यापार कहाँ करूं, तो आप अभी तक व्यापार करने के लिए तैयार नहीं। थोड़ा होमवर्क आपको भी करना होगा अगर आप कमाना चाहते हैं। सर अगला क्वेश्चन है मिस्टर हितेश वर्मा, मुंबई, महाराष्ट्र। इनका कहना है वी वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोपोनिक फार्म ओनर्स। देखिए जैसा मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट का मेथड ऑफ प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। आप ऑर्गेनिक करें, हाइड्रोपोनिक करें, ग्रीन हाउस में करें, घर में करें, छत पे करें, जमीन पे करें, पानी में करें, कॉन्ट्रैक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं। आपके पास हाइड्रोपोनिक है, आपको पता है कि उस हाइड्रोपोनिक में मेरिट्स क्या होती है, डीमेरिट्स क्या होती है, क्या फायदा है, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। जिसको आप बेचना चाह रहे हैं हाइड्रोपोनिक से, उसको क्या फायदा मिलेगा। अगर आप उन चीजों को डॉक्यूमेंट करते हैं और अपने पोटेंशियल बायर के पास जाते हैं कि सर आप अभी सॉइल बेस्ड कल्टीवेशन ले रहे हो या ग्रीन हाउस की क्रॉप ले रहे हो, उसमें आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं,
हम हाइड्रोपोनिक से काम कर रहे हैं, हम आपको ये फायदा दे सकते हैं, इससे आपके बिजनेस में ये फायदा होगा, आप हमारे साथ क्यों नहीं काम करते, आपको फायदा होगा, हम भी आपके साथ जुड़ेंगे। अगर म्यूचुअली बेनिफिशियल कोई आपका प्रपोजल होगा तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन वो होमवर्क तो आपको करना होगा कि वो कौन सी फसल है, उसके क्या फायदे हैं, जो आदमी खरीदना चाहता है उसको आपसे डील करने में क्या फायदा है, ये होमवर्क थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस है, चाहे वो खेती है या व्यापार है या सर्विसेज है, जब तक आप अपने बिजनेस को ढंग से नहीं समझोगे और खुद समझ के जब तक आप दूसरों को नहीं समझाओगे तो कोई आपसे कैसे डील करेगा। तो जिसको कमाना है ये उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपने बिजनेस को समझे और जिसके साथ उसको डील करना है उसको समझाए। जब विचार मिलेंगे तभी बिजनेस आगे बढ़ता है, तभी एग्रीमेंट होता है। जब विचार ही नहीं मिलेंगे तो ना एग्रीमेंट होगा ना बिजनेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलजीत सिंह जी का, चंडीगढ़ से। इनको चाहिए टू नो द करंट सिनेरियो एंड स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रेगुलेशन। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रेगुलेशन आ गया, 5 जून से भारत सरकार ने इसको लागू कर दिया, राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए, इट केम इनटू फोर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। तो आज जिस भारत में आप बैठे हैं वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर दीपक कुमार का, ये पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं। ये जानना चाहते हैं स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। देखिए, मॉडल एग्रीकल्चर भी अपने आप एक बड़ा वेग टर्म है टू बी ऑनेस्ट। जहां तक बात है एग्रीकल्चर की, आप एंशिएंट एग्रीकल्चर करें, आप ऑर्गेनिक करें, आप जीरो बजट एग्रीकल्चर करें, आप मॉडर्न करें, आप ग्रीन हाउस करें, आप हाइड्रोपोनिक करें, आप कुछ भी करें, एग्रीमेंट का वे ऑफ वर्किंग या मेथड ऑफ कल्टीवेशन से लेना देना नहीं है। आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है, आप बायर को क्या दे सकते हैं, बायर को क्या चाहिए, क्या आप वो बना के पैदा करके दे सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर बायर कहता है मुझे ऑर्गेनिक चाहिए, बहुत अच्छी बात है, वो कहता है ग्रीन हाउस में चाहिए तो भी अच्छी बात है, वो कहता है नहीं मुझे जीरो बजट कल्टीवेशन चाहिए तो भी अच्छी बात है, आप कहते हैं नहीं मुझे रूफ टॉप एग्रीकल्चर चाहिए, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब है कि ये आपके और बायर की बीच की बात है कि आपको कैसे एंटर करना है एग्रीमेंट, क्या मेथड होगा। आपने कह दिया मैं आपको हाइड्रोपोनिक्स दे रहा हूं, लेकिन आप नीचे से जमीन से निकाल के दे रहे हैं, इसीलिए कानून में एक प्रावधान किया गया है कि बायर आपकी साइट को कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है कि आपको मैंने कहा है कि आप हाइड्रोपोनिक्स से देंगे, कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि हाइड्रोपोनिक प्लांट तो आपका काम नहीं कर रहा और आप बाजार से खरीद के मुझे सब्जियां दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो ये अधिकार बायर को, स्पॉन्सर को भी है कि आपकी फैसिलिटी को इंस्पेक्ट कर सकता है। सर अगला क्वेश्चन फिर स्टेट स्पेसिफिक है। पूर्वी गुप्ता जानना चाहते हैं स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन महाराष्ट्र। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि आपके ऊपर है, आपके पास अगर काबिलियत है कि आपके पास किसान है, जमीन है और आप एक अच्छी पैदावार दे सकते हैं, और आपके पास एक काबिलियत है कि मैं पोमोग्रेनेट भी दे सकता हूँ, ग्रेप भी दे सकता हूँ, शुगर केन भी दे सकता हूँ, पोल्ट्री भी कर सकता हूँ, सब्जी भी कर सकता हूँ, जो आप सबसे अच्छा बाजार में कर सकते हैं आपकी काबिलियत के हिसाब से, जो उसके बायर हैं, एक्सपोर्टर हैं, व्हाटएवर, आप उनको जाके कहें कि भाई साहब आप एक्सपोर्टर हैं, हम आपको हिंदुस्तान का सबसे अच्छा ग्रेप दे सकते हैं, आपसे ग्रेप के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे नहीं हम आपको सबसे अच्छा पोमोग्रेनेट दे सकते हैं, तो पोमोग्रेनेट का हो जाएगा। जहां तक बात है स्कोप की, ये आपके और बायर के बीच में है कि आप अपने बायर को कितना कन्विंस कर पाते हैं। अगर आप कन्विंस नहीं कर पा रहे, आपसे कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। अगर आप पे भरोसा नहीं है तो आपसे कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। और अगर आप पे भरोसा है और आप किससे कन्विंस, आप उसको कन्विंस कर पा रहे हैं और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मैं खुश हूं, तो जिंदगी भर हम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर सकते हैं। ये तो अपने ऊपर है, इसमें कानून कोई बीच में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री प्रिया का। इनका कहना है व्हाट आर द सेफगार्डिंग फार्मर इंटरेस्ट। मैंने यही तो एक्सप्लेन किया आपको कि सबसे पहले क्या होता था, कंपनियां मुकर जाती थी कि साहब किसान की ये शिकायत थी कि कंपनी ने कहा टमाटर होगा, हमने साहब खूब सारा उगा दिया, अब कंपनी कहती है हमें नहीं चाहिए। या हमने कहा कि साहब हमारे लिए आलू उगाओ, कंपनी ने कह दिया नहीं नहीं तुम्हारे आलू का साइज ठीक नहीं है, हम नहीं ले रहे। तो हम क्या करें अब इसका, हम तो बेच ही नहीं पा रहे क्योंकि बाजार में इसका रेट 2 रुपए किलो है, हमसे बात हुई थी 10 रुपए किलो की, तो अब हम क्या करें। इसीलिए ये एग्रीमेंट है कि गलतियां कंपनियों ने भी बहुत करी है, ऐसा नहीं है कि गलतियां सिर्फ किसानों ने करी। मैं इस बात को कहता हूं, जहां पे इंसान रहेगा वहां क्राइम रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान किसान है या कंपनी का मालिक है।
नियत किसी की भी खराब हो सकती है। कानून ये कहता है कि आप जो कर रहे हैं ईमानदारी से लिखिए और उसकी कॉपी रखिए, ताकि जिस कमिटमेंट से आपने एग्रीमेंट किया था हम उसको देख के बताएंगे गलती किसकी। तो इसलिए एग्रीमेंट करने से पहले बहुत अच्छी तरह से पढ़े और समझें, जल्दबाजी में गलत एग्रीमेंट ना साइन करें, कोई भी ऐसी लाइन या शब्द साइन ना करें जिसमें आपको समझ नहीं हो। इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की है भारत सरकार की एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट बनाए सिंपल भाषा में जिसको किसान समझे। और मैं यहां तक कहूंगा स्टेट गवर्नमेंट से, और अगर स्टेट के अधिकारी यहाँ हैं तो उस एग्रीमेंट्स को आप रीजनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करें ताकि किसान को समझ में आए। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट देखे हैं जिसमें किसानों ने से अंग्रेजी में अंगूठा लगवाया हुआ है। अब बेचारा किसान ना हिंदी पढ़ पा रहा है ना अंग्रेजी, आपने अंगूठा लगा के एग्रीमेंट साइन कराया तो उसका क्या इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। और जो हमारे केवीकेस हैं, जो एनजीओज हैं, जो एफपीओज हैं, जो डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, अब उनकी ये जिम्मेवारी है कि किसानों को एजुकेट करें। सिर्फ ये बताना कि फसल कैसे पैदा होती है इज नॉट एनफ, हमको एजुकेट करना पड़ेगा किसानों को कि व्यापार क्या है और व्यापार कैसे करना चाहिए। जी सर, इसके बाद का क्वेश्चन है अंशुल सक्सेना का। इनका कहना है प्लीज शेयर द बेनिफिट्स एंड प्रिविलेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फार्मर्स। वही सवाल जो मैं पहले आपसे कह रहा था कि सबसे पहला और बेसिक बेनिफिट आपका ये है कि जो आपने कमिटमेंट किया है वो ऑनर होगा। अब जो भी आपने कमिट किया, अब उसमें आपको डिफाइन मैं नहीं कर सकता कि नहीं सर आपको टमाटर में फायदा होगा या गोभी में फायदा होगा, ये मैं नहीं बता सकता। ये आपके और स्पॉन्सर के बीच की बात है। जिसमें आपको फायदा लगे आप वही एग्रीमेंट साइन करिए, जिसमें आपको फायदा नहीं लगता है वो एग्रीमेंट साइन मत करिए। मेरा सिर्फ यही एक सुझाव है। सर, मिस्टर विकास गावा हरियाणा से ये जानना चाहते हैं, इज दिस एप्लीकेबल टू मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स? Yes, sir. All forms of agriculture produce. Then Dr. Bharat Singh Meena from Rajasthan, he wants to know negative and positive drawbacks of contract farming या the law. अगर आप बात करते हैं कि भाई ड्रॉबैक्स ये है कि अगर हम समझदार नहीं हुए, हमने आंख बंद करके एग्रीमेंट साइन किए तो हम फंस जाएंगे। पॉजिटिव ये है कि जो आप साइन करेंगे कानून आपके साथ है, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट। सर, अगला क्वेश्चन है मिस्टर मोहित कटियार फ्रॉम यूपी। ये जानना चाहते हैं हाउ टू गेट सब्सिडीज फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। प्लीज विजिट द साइट। जिस स्टेट गवर्नमेंट से आपको चाहिए आप उस स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज के लिए उनकी स्टेट गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, वहां आपको डिटेल दी जाएगी कि किस चीज में कितना सब्सिडी किस रूप में मिलता है। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम नितिन पड़के फरीदाबाद। इनका कहना है हाउ द प्राइसिंग स्ट्रक्चर बी फॉर्मुलेटेड टू हैव विन विन सिचुएशन बिटवीन फार्मर्स एज वेल एज बायर्स। It is seen that farmers sell outside if the prices are higher than agreed and vice versa. Most laws favor farmers, so what is the best way out? इसीलिए देखिए कानून में कहा गया है कि आप रेफरेंस प्राइस भी लॉजिकल रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए आपके पास भी मार्केट इंटेलिजेंस है और मेरे पास भी मार्केट इंटेलिजेंस है, और मैं ये मानता हूं कि कंपनियों के पास मार्केट इंटेलिजेंस है। अक्सर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि प्रॉब्लम ये आती है जब आपको पता नहीं होता कि प्राइस क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। 4 महीने पहले मक्के का रेट था 22-23 रुपए, और अगर आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया कि मैं आपसे 20 रुपए में मक्का खरीदूंगा और किसान ने एग्री कर लिया, आज मक्के का रेट है 12 रुपए और आपकी फसल आ गई, क्या कंपनी आपको 18 रुपए देगी? वो कंपनी भागने की कोशिश करेगी कि 6 रुपए किलो या 6,500 रुपए टन मैं क्यों नुकसान उठाऊं। और अगर यही रेट 22 का 24 हो जाता या 30 हो जाता तो किसान भागने की कोशिश करता है, यार बाजार में तो 30 मिल रहा है, मैं 22 में क्यों दूं भाई साहब को। लालच आदमी को क्राइम करने पे मजबूर करता है, आपका जो एग्रीमेंट है उससे बाहर निकलने को फोर्स करता है। ये लालच है, क्योंकि अगर आपने कमिट किया है तो आपको ईमानदारी से ऑनर करना चाहिए। लेकिन अब लालच ओवरराइड हो रहा है कानून के ऊपर, और हम इंसान हैं, लालच के आगे हम लोग बहुत जल्दी सरेंडर कर जाते हैं। अब इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बेस्ट तरीका ये है कि आप एक रेफरेंस मंडी ले लीजिए। इंस्टेड ऑफ अंडरलाइनिंग प्राइसेस,
मैं कहता हूं जो भी मंडी का रेट होगा मैं उस पे आपको 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, तभी तो किसान को फायदा होगा आपके पास आने में, नहीं तो किसान मंडी में जाके बेच देगा। तो आपने जो मेहनत करी उसका कोई फायदा नहीं, और आप कहोगे मैं तो मंडी से ले लूंगा, तो फिर एग्रीमेंट की जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आप को भी थोड़ा कंट्रोल करना होगा, बैलेंस करना होगा, कि आप कहोगे कि नहीं सस्ता हो गया तो मैं मंडी से ले लूंगा, तो फिर आप एग्रीमेंट कर क्यों रहे थे अगर आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जिन इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट हाउसेज में लोगों को अगर स्पेसिफिक क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है तो आप एग्रीमेंट में जाइए, जैसे सीड कंपनियां करती या एक्सपोर्ट हाउसेज करते हैं, या खास तरह का आप कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं और आपको उस तरह का रॉ मटेरियल चाहिए, आप किसी तरह का हर्बल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आसानी से रॉ मटेरियल आपको बाजार में नहीं मिलता, तब आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने का फायदा होगा। अगर आप सिंपल एक वेग एग्रीमेंट कर देंगे कि मैं आपसे गेहूं खरीदूंगा, चावल खरीदूंगा, कोई मेरी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन नहीं, बस तुम मेरे लिए उगाओ और 15 रुपए किलो दे देना, ऐसे एग्रीमेंट, वेग एग्रीमेंट जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है, कोई स्पेसिफिक्स नहीं है, आप उसमें किसी तरह की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है, तो फॉर द सेक ऑफ एग्रीमेंट आप मत करिए। फिर आप मंडी जाइए, खरीदिए, किसान भी मंडी जाएगा, बेचेगा, आपको फिर एग्रीमेंट की जरूरत नहीं। अगर आपको खुद नहीं पता कि आपको क्यों एग्रीमेंट करना है, उसकी क्या खासियत है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एग्रीमेंट ना करें। अगला क्वेश्चन है मिस्टर धर्मेंद्र शर्मा, कंसल्टेंट। हाउ न्यू लॉज सपोर्ट लीगल फ्रेमवर्क टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फार्मर्स एंड लार्ज कॉर्पोरेट? Second, how new laws protect interest of large corporate wish to come and enter into large corporate farming in India? देखिए, इस एग्रीमेंट में जैसा मैंने कहा कि लैंड के राइट्स के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं। लार्ज लैंड होल्डिंग इज ए सेपरेट सब्जेक्ट। अगर कल को भारत सरकार लैंड लीजिंग का कोई कानून लाती है और उसके तहत अगर आप लार्ज स्केल लैंड लीज करना चाहते हैं तो वो कानून होगा। ये कानून में कहीं पे भी लार्ज स्केल फार्मिंग के लिए लैंड लीजिंग का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ सिर्फ अधिकार ये है कि आप 10,000 किसानों के साथ एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, आपके लिए 10,000 एकड़ या 10,000 हेक्टेयर जमीन मिल जाएगी। आप एफपीओ के साथ एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। अगर एफपीओ के साथ 5,000 एकड़ का या हेक्टेयर का किसान जुड़ा हुआ है तो आपको वो एग्रीमेंट मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि लैंड के ऊपर इस कानून में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लैंड जिसका है, लैंड उसी का रहेगा। ये कॉर्पोरेट को देखना है कि उनको कैसे काम करना। Next question है, how contract farming can be facilitated to FPO by resource institution or NGOs? By educating farmers, by making them aware, by giving them more information, give them a confidence. जब वो एग्रीमेंट साइन करते हैं तो आप उनके साथ बैठिए, उनको एजुकेट करिए कि जो प्रपोजल आपके स्पॉन्सर ने दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर वो इंग्लिश में तो आप उसको रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझाइए, उसके प्रोस एंड कॉन्स समझाइए। एनजीओ का ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और दूसरा, अगर आपके यहाँ पे कोई खास चीज पैदा होती है जिसके लिए आपको लगता है कि ये यूनिक चीज है आपके एरिया की, आप अच्छी क्वालिटी बाकी जगह से दे सकते हैं, किसानों को कहें कि उस इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करें, आप उनको हेल्प करें, और फिर वो जाके जो पोटेंशियल बायर हैं, एक्सपोर्टर हैं, जो भी हैं, किसानों को और उनके जो एफपीओ के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बोलिए कि आप उनसे जाके बात करें कि देखिए सर, हम आपको ये चीज दे सकते हैं और इसमें आपका फायदा है, मिलके काम करेंगे तो हम दोनों का फायदा है। तो ये जो डेवलपमेंट वर्क है, जो ऑनेस्टली ये डेवलपमेंट वर्क जो एनजीओ को करना चाहिए, वो यही है। इसके बाद आ रहे हैं मिस्टर समीर छिब्बर, इज ए फाइनेंस प्रोफेशनल। ये जानना चाहते हैं व्हाट ऑल सपोर्ट इज अवेलेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड हाउ कैन समवन विदाउट एक्सपीरियंस गेट इनटू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? Ignorance cannot be an answer to anything. So my first request is, समीर जी, आपको लगता है कि आपके पास ये जानकारी नहीं है, नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मेरा फ्रेंडली रिक्वेस्ट आपसे ये होगा कि थोड़ा जो भी आपके दिमाग में आइडियाज हैं उसके बारे में पढ़ें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छी जानकारी है। बाजार जाएं, किसानों से मिलें, बायर से मिलें, दोस्तों से बात करें, यूनिवर्सिटीज जाएं, इंटरनेट पे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है उस सेक्टर के बारे में। मेरे को लगता है कि जिस सेक्टर में आपको आना है, अगले 6 महीने आप उसका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ें, और जो आप पढ़ते हैं उसको जाके बाजार में देखें कि एक्चुअली वो फील्ड में होता कैसे।
जिसको इंटरनेट पे हम बड़ी आसानी से लिख देंगे गुड क्वालिटी, लेकिन गुड क्वालिटी होता क्या है, मंडी में जाके उस प्रोडक्ट को हाथ में लेके देखें, आपको समझ में आएगा कि एक आदमी जिसकी क्वालिटी की बात कर रहा है, दूसरे आदमी के लिए वो क्वालिटी कुछ और है। आपको समझ आएगा कि गलतियां कहाँ होती हैं, क्यों होती हैं। जब तक आप नॉलेज एक्वायर नहीं करेंगे, डोंट वेंचर इनटू एनी बिजनेस, डोंट प्ले ब्लाइंड, इट इज नॉट ए सट्टा बाजार, इट इज नॉट ए गैम्बलिंग, इट्स अ बिजनेस। सो माई वे ऑफ लुकिंग एट इज दैट अगर आपके पास जानकारी नहीं है, निराश ना हो, सिर्फ सीखने का हौसला रखें, बाकी दुनिया आपका साथ देगी। इसके बाद है मिस्टर अनुराग भटनागर, ये जानना चाहते हैं, आफ्टर द गवर्नमेंट रिमूव्ड मैनी मार्केटिंग रिस्ट्रिक्शंस, व्हाट हैज चेंज्ड ऑन द ग्राउंड सो फार? एवरीथिंग। जिन लोगों ने काम किया था कल तक, जो एपीएमसी में डील कर रहे थे, आज डायरेक्ट किसान से डील कर रहे हैं। लोग खुश हैं, किसान खुश है, इंडस्ट्री खुश है, बायर खुश है। जैसे जैसे ये लोगों को समझ आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, लोग डील करेंगे, खुश होते जाएंगे। इसके बाद है मिस्टर विनय कुमार फ्रॉम उड़ीसा, कैन वी मेक कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्रेश वेजिटेबल फार्मिंग विद a pre-agreed price? If yes, what kind of a vegetables that are being mostly looked for in contract farming? सर, ये तो आपके बायर के ऊपर, आपका बायर कौन है, उसका बिजनेस क्या है। देखिए, हर घर में सब्जी तो बनती है, ऐसा तो नहीं है कि लोग सब्जियां नहीं खाते। हर तरह की सब्जी बाजार में बिकती है। ये आपको देखना है कि आप कहाँ हैं, आप क्या अच्छा काम कर सकते हैं, आपका बायर किस चीज में आपसे डील करने में इंटरेस्टेड है। ये जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें ना आपको सरकार गाइड कर सकती है ना मैं, ये आपके किसान और आपका जो बायर है, उन दो के बीच की बात है। आप अगर सरकार से उम्मीद करेंगे कि सरकार कहे कि आप गोभी उगाओ, तो मेरे ख्याल से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप गोभी उगा देंगे, कल को कोई खरीदार नहीं होगा, तो आप क्या प्रधानमंत्री जी को बेचेंगे आके, और कितनी बेचेंगे। तो कहने का मतलब है कि हर चीज की तरफ आप सरकार की तरफ मत देखिए। व्यापार का मतलब होता है एक प्रोड्यूसर है और दूसरा बायर है और कंज्यूमर है। बाकी जितने लोग हैं सब टाइम वेस्ट करते हैं आपका। तो आपको जो प्रोड्यूसर है उसको कंज्यूमर को समझना चाहिए, और जो कंज्यूमर चाहता है प्रोड्यूसर को वो उगाना चाहिए। और हर साल कंज्यूमर की अगर डिमांड बदलती है, तो सप्लायर को अपने आप को अगर जिंदा रखना है व्यापार में, हमेशा उसको प्रॉफिट कमाना है, तो उसको बाजार के हिसाब से बदलते रहना पड़ेगा। आप अपनी जिंदगी में देख लीजिए, पिछले 10 साल में आपने कितने मोबाइल बदले, क्या उनके फीचर सेम थे? जब एज ए कंज्यूमर आप बदल रहे हैं, तो क्या आपकी सब्जी का कंज्यूमर नहीं बदल रहा है? कल वो गोभी खा रहा था, आज वो ब्रोकोली मांगेगा, फिर वो वापस गोभी मांगेगा, फिर वो भिंडी मांगेगा, फिर वो पालक मांगेगा। वक्त के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से वो भी बदलेगा। तो हम क्यों मानते हैं कि कस्टमर ना बदले ताकि किसानों को नया सीखना ना पड़े? ऐसा कभी नहीं होता। जिसको बाजार में प्रॉफिट कमाना है, उसको बाजार को समझना पड़ेगा और बाजार के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। आप अगर बाजार के हिसाब से काम नहीं करेंगे, बाजार किसी और के पास चला जाएगा, आप वहीं खड़े रहेंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको रोज सीखना होगा और रोज बदलना होगा। इसके बाद का प्रश्न है प्रीति कुमारी फ्रॉम बिहार, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज हाउ मच यूजफुल फॉर ए मार्जिनल फार्मर हु इज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक फूड? इट्स वेरी यूजफुल। मैं ये नहीं कहता कि आप बड़ी कंपनियों से बात करें। आप अगर बिहार में हैं और मान लीजिए आप पटना के पास हैं या दरभंगा के पास हैं, या आपके आसपास कोई शहर है या शहर नहीं भी है, आप छोटे से कस्बे में मुजफ्फरपुर में हैं या बेतिया में हैं, कहीं पे भी आप हैं, आप वहां जो कंज्यूमर हैं, आपके आसपास के दोस्त होंगे, आप छोटे किसान हैं, आपके पास आधा एकड़ 1 एकड़ जमीन है, आप 20 घरों से टाई अप कर लीजिए कि सर रोज मैं आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल ला के दूंगा, आप बताइए आपको क्या क्या चाहिए। गर्मियों में ये 5 तरह की वेजिटेबल है, सर्दियों में ये 5 तरह की है, और मैं आपको रोज वेजिटेबल दूंगा ऑर्गेनिकली ग्रोन। मैं आपको फिक्स रेट 20 रुपए किलो रोज का लूंगा या 30 रुपए किलो लूंगा। आप मेरे साथ डील करने को तैयार हैं? अगर उनको रोज अच्छी सब्जी मिल रही है और आपको भी पता है कि फिक्स वेजिटेबल के प्राइस मेरे को मिल गए, तो आपको परेशानी क्या? तो कहने का मतलब ये है कि ये बीट आपका कोई जरूरी नहीं है कि आपको फैक्ट्री से ही डील करना है। आप एक हाउसिंग सोसाइटी के साथ भी तो एमओयू कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आप हमें रोज 3 तरह या 4 तरह या 5 तरह की सब्जी देंगे और फिक्स प्राइस हमने कर दिया। हम चाहे वो पालक है, टमाटर है, गोभी है, कुछ भी है, हम आपको फ्लैट रेट 20 रुपए देंगे। आप अलग अलग एग्रीमेंट करना चाहते हैं कि नहीं, गोभी का इतना, टमाटर का इतना, वो भी कर सकते हैं।
तो मैंने कहा आपकी और आपकी सुविधा क्या है और आपका बायर आपसे कैसे कंफर्टेबल है, दोनों के बीच की बात है। ये कानून आपको सुविधा देता है। सर अगला प्रश्न है, इज देयर अ डेटाबेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस? मे बी व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि ऐसी कोई डेटाबेस जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं उनकी कहीं लिस्ट मिल जाए। देखिए, हो सकता है एफपीओस के पास हो सकता है कुछ जो लोकल एनजीओज हो उनके पास हो सकता है कि एक्सपोर्टर्स का अपना डेटाबेस हो, क्योंकि देखिए ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। ऐसे सीड कंपनियां हैं जिनका अपना डेटाबेस है कि वो किस किसान के साथ मिलके सीड प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हाईली टेक्निकल एरिया है। अब वो अपना डेटाबेस अगर जनता में शेयर करने लग जाएंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। या तो उनकी फसल को लोग चोरी करना लगेंगे, या उसके कंज्यूमर को, उसकी सप्लाई चेन को उनके कॉम्पिटिटर डिस्टर्ब करना लगेंगे। करे यार तू उसको क्यों दे रहा है, मैं तेरे को 10 रुपए फालतू दे रहा हूं। आप उसके बिजनेस मॉडल को डिस्टर्ब करने लग सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ना सीड कंपनी बताएगी ना एक्सपोर्टर बताएगा, और जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस भी बहुत शुरू हो जाती हैं। तो अगर वो जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं, हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि किसानों को, एफपीओस को, जो स्टेट की एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं, वो अपने किसानों से बात करें और उसका एक डेटाबेस बनाएं कि कौन कौन से किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के इच्छुक हैं, उनका डेटाबेस बनाएं, और कौन कौन सी फसल वो किसान दे सकते हैं इसका डेटाबेस बनाएं। और फिर कहें कि सर आपको मक्का चाहिए तो मेरे पास ये 50 किसान है, आप इनसे बात कर लीजिए। आपको टमाटर चाहिए तो ये 20 किसान है जो तैयार है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए टमाटर में, आप उनसे बात कर लीजिए। आप एक एक्सचेंज का काम कर सकते हैं बिटवीन डेटाबेस ऑफ एग्जिस्टिंग फार्मर्स एंड द पोटेंशियल बायर, वो फैसिलिटेट होगा। लेकिन ये कहना कि साहब जिनका डेट जो ऑलरेडी कर रहे हैं मैं उनका डेटाबेस पब्लिक कर दूं, मुझे लगता है उसमें थोड़ा खतरा है। इसके बाद का प्रश्न है सतविंदर सिंह, व्हाट अबाउट सिचुएशन लाइक कंपनी और एनी कॉन्ट्रैक्टर डिनाइज टू प्रोक्योर ऑल क्रॉप यील्ड? If farmer yields 100 tons but company only purchase 70 tons, even having good quality yield, then a big question mark. ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर एग्रीमेंट। अगर कंपनी ने लिखा है 100 टन और आपके पास कंपनी के क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 100 टन है, तो कंपनी को लेना पड़ेगा। और अगर आपने क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एग्रीमेंट में नहीं लिखा और सिर्फ लिखा है कि आप मुझे माल पैदा कर दो, और कंपनी कहेगी अच्छा आपने 100 किया, मुझे मतलब नहीं, मुझे तो 70 चाहिए, 70 दे दो, तो आप 30 का क्या करोगे? ये डिपेंड करता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटिटी के साथ क्वालिटी लिखी है या नहीं लिखी। अगर आपने क्वांटिटी लिखी है 100 टन और क्वालिटी लिखी है, मान लीजिए कि 50 mm का मेरे को आलू चाहिए, और 100 टन में आपको 50 mm का आलू दे रहा हूं एज पर कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कंपनी बोलती है कि नहीं मैं तो 70 ही लूंगा, तो जो बचा हुआ 30% है उस पर आप कंपनसेशन दे दीजिए। 30% इंटू जो भी रेट है इंटू 50% आप दे दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। और नहीं तो फिर ये डिस्प्यूट है। तो यही तो फायदा है इस कॉन्ट्रैक्ट का, कि आपने जो कमिट किया आपको ऑनर करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कंपनी में थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि अगर आपको 100 टन नहीं चाहिए और आपको 70 चाहिए, आप 100 ले लीजिए, 70 इस्तेमाल कर लीजिए, 30 टन किसी और को बेच दीजिए, मंडी में बेच दीजिए। अगली बार से आपको समझ आ जाएगा कि नहीं यार मेरी रिक्वायरमेंट 100 नहीं थी, 70 थी। अगली बार आप कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज कर दीजिए कि भाई नेक्स्ट सीजन से मैं कॉन्ट्रैक्ट में 100 नहीं 70 लूंगा। आप कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। The next question is from Hanmant Jadhav. In some cases, there is third party, local aggregator dealing with farmers. How the act will help that the agreed money is passed on in full or time to the farmer? मैं इसीलिए किसान भाइयों से ये कहता हूं कि आप सामने वाले से कहिए, जिस भी पार्टी से आप डील कर रहे हैं, एग्रीगेटर से डील कर रहे हैं, आप उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर लिख लीजिए कि मुझे डिजिटल पेमेंट चाहिए या मेरे नाम पे चेक चाहिए। भाई पैसा अगर कैश होगा तभी तो एग्रीगेटर रखेगा, आपके नाम के चेक को लेके वो क्या करेगा? या अगर आपके पास डिजिटल पेमेंट आना है तो पेमेंट तो आपके अकाउंट में आना है, उसके अकाउंट में थोड़ी जाना है। तो किसान भी अगर लालच करेंगे कि नहीं जी हमको तो कैश ही चाहिए, तो खुद मरने का काम कर रहे हैं। मैंने मेरी जिंदगी में कभी किसानों को कैश पेमेंट नहीं दिया। मैं सीईओ था, मैं रोज का 2000 टन माल खरीदता था, 2 से 2500 टन। मैंने किसानों को एक ही कंडीशन पे कहा कि मैं आपको चेक दूंगा, काम करना है करिए, नहीं करना तो मत करिए। क्योंकि जिस तरह से जो कंप्लेंट आपने करी कि मैं एग्रीगेटर को पैसा दे दूंगा, फिर आप मेरे पास आओगे रोते हुए कि साहब मेरे को पैसा नहीं मिला, मैं क्या करूं, जबकि मैंने आपका पैसा आपके एग्रीगेटर को दे दिया है। गलती किसकी है?
गलत डिमांड आपने की थी कि आपको कैश चाहिए। कैश में डील करना किसानों के लिए सबसे ज्यादा घातक है। आप मेरे से मान लीजिए, आप मेरे से पेमेंट लेके फैक्ट्री से बाहर निकले, किसी ने आपका पैसा छीन लिया, क्या करेंगे? मैंने तो आपको पेमेंट कर दिया, मैं तो दोबारा दूंगा नहीं। अगर वो चेक छीन लेगा तो मैं आपको नया चेक इशू कर सकता हूँ, बैंक में स्टॉप पेमेंट कर सकता हूँ। कैश छीन के कोई भाग जाएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका डिजिटल पेमेंट आपके अकाउंट में डाल दूंगा, आपको पोस्ट डेटेड चेक चाहिए दे दूंगा, इमीडिएट ड्रॉ चेक चाहिए वो दे दूंगा, आपको जैसे चाहिए करूंगा, कैश में डील नहीं करूंगा। अगर आप किसान भाइयों को अपनी जिंदगी को सुधारना है, आपको जिंदगी में अच्छा करना है आगे, कैश को हाथ लगाना बंद करें। क्योंकि जितना आपके हाथ में कैश होगा उतने आपके फालतू के खर्चे ज्यादा होंगे। इसीलिए आपकी गरीबी है, इसीलिए आपकी प्रॉब्लम। आप एक मेरे कहने से अगले 3 साल कैश में डील मत करिए और लिख लीजिए कि जिंदगी आज बेहतर है या 3 साल बाद बेहतर होगी। मैं आपको वचन देता हूं कि जिस दिन आपने कैश को हाथ लगाना बंद कर दिया, बैंकिंग सिस्टम से डील करना शुरू कर दिया, आपकी जिंदगी में सुधार आना शुरू हो जाए। सर अगला क्वेश्चन है कृष्ण पाडा सिंघा, पीएचडी स्कॉलर। व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन एक्वाकल्चर, एक्वापोनिक, बायोफ्लैग टेक्नोलॉजी एटसेट्रा? वेरी गुड। जैसा मैंने कहा कि अगर आपके पास एक्वाकल्चर है और आप कोई खास तरह की फिश प्रोडक्शन कर सकते हैं, आपको एक खास वेराइटी है, जैसे एक्वाकल्चर में फिश के वेट को लेके बहुत होता है कि भाई साइज शुड बी 1 kg, इट शुड बी अ पर्टिकुलर वेराइटी, पर्टिकुलर ब्रीड ऑफ द फिश। आप कस्टमाइज प्रोडक्शन कर सकते हैं बायर के लिए। आप सुपरमार्केट से डील करें, रिटेलर से डील करें, कस्टमर से डील करें, होटल 5 स्टार होटल से डील करें कि आपको किस तरह की कौन सी वेराइटी के किस वेट की फिश चाहिए, मैं पैदा करके दूंगा। आपके लिए बहुत बड़ा स्कोप। तो आप एग्जैक्टली एज पर स्पेसिफिकेशन की आई नीड कतला 1 kg, यू कैन प्रोड्यूस। आपको इंतजार नहीं करना है कि वो 4 किलो की हो जाए तभी निकालूंगा। अगर बायर आपको देने को तैयार है और वो प्रॉफिटेबल डील है, गो अहेड एंड डू इट। ये तो आपके ऊपर है। सर अगला प्रश्न है मिस्टर आशीष का। व्हाट विल बी फ्यूचर ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर बाय यूजिंग एआई एंड एमएल डेटा साइंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? देखिए, एनी इंफॉर्मेशन, एनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज बेनिफिशियल। किसान भी आने वाले समय में एआई को यूज करेगा, क्योंकि अगर आप प्रिसाइज नहीं है तो आप वेस्टेज कर रहे हैं। अगर किसान को आधा किलो बीज चाहिए तो आज वो 1 किलो डाल रहा है, उसको अगर 200 ग्राम पेस्टिसाइड चाहिए तो वो 1 किलो डाल रहा है, उसको अगर 100 किलो फर्टिलाइजर चाहिए तो वो 300 किलो डाल रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि किसान के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। वो रिस्क कवर कर रहा है, उसको लगता है शायद 100 ग्राम से काम नहीं चलेगा, शायद 100 किलो से काम नहीं चलेगा, तो वो रिस्क कवर करने के लिए एक्सेसिव यूज करता है। लेकिन जब उसके पास प्रिसाइज टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, मॉनिटरिंग है, बाकी टेक्निकल सपोर्ट है, तो वो क्यों अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करेगा? तो ये हमारे ऊपर है कि हमारे पास, हाँ, लेकिन इसमें जितने टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हैं उनसे मेरी एक शिकायत है कि आपने जो एक जार्गन्स का हवा क्रिएट कर देते हैं किसान के आगे, एआई। अरे भैया, उसको सिंपल भाषा में किसान को समझाओ कि इससे फायदा क्या होने वाला। आप ये जो कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी है इसको ऑफिस में छोड़ के आओ, किसान की भाषा में समझाओ कि उससे क्या फायदा होने वाला है। उसकी भाषा में, उसके लेवल पे आपको उतरना पड़ेगा। किसान से उम्मीद मत करिए कि आप कि वो एआई के कॉन्सेप्ट को समझे, आपके एल्गोरिथम्स को समझे या आपके हाई-फाई फंडे को समझे। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे खेती करनी है, आपकी भाषा मुझे समझ में आएगी, मैं आपके साथ काम करूंगा। आपकी समझ में नहीं आएगी, आपके कॉम्पिटिटर की आएगी, उससे काम करूंगा। जो मुझे कंफर्ट देगा, समझा पाएगा, मैं उसके साथ काम करूंगा। तो जितने हमारे हाईटेक वाले भाई बहन हैं, उनसे मेरी सिंपल ये शिकायत है कि भैया किसान के लेवल पे आ जाओ। ये हाई-फाई डिस्कशन कॉन्फ्रेंस रूम तक ठीक है, फील्ड में फील्ड की भाषा चलती है। सर अगला प्रश्न है अशोक मीडा का। रिस्क ऑफ टेक्निकल अडॉप्शंस, कैन सच फेल्योर्स बी चार्ज टू द टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स? अगर देखिए, हाँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, और मैंने आपके साथ, जैसे मैंने कहा कि मैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर भी मैं आपके साथ एग्रीमेंट साइन कर सकता हूं कि आप मुझे एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपको अपनी सर्विस की रिलायबिलिटी पे भरोसा नहीं है और आप कमिट कर रहे हैं और मैं आपकी सर्विसेज अडॉप्ट कर रहा हूं और उससे मुझे नुकसान होता है, तो निश्चित रूप से एग्रीमेंट में मैं ये लायबिलिटी क्लॉज डाल सकता हूं
कि आपकी टेक्नोलॉजी में मेरे को ये चीजें मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मिलती है तो दो प्रॉब्लम्स है। वन, देयर इज ए परफॉर्मेंस फेलियर कि आपने वो चीजें नहीं दी। नंबर टू, द रिलायबिलिटी फेलियर कि आपने दी लेकिन वो यूजलेस थी या डैमेजिंग थी। तो दोनों में मैं उसमें, अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो किसान है वो कितना समझदार है, वो आपकी बात को समझ पा रहा है या नहीं। और अगर आपकी टेक्नोलॉजी रिलायबल है तो आपको कमिटमेंट देने में कोई भरोसा, मतलब कि डर नहीं होना चाहिए। और मैं अगर एडवोकेट हूं किसान के लिए तो मैं तो लायबिलिटी क्लॉज डालूंगा उसमें। सर अगला क्वेश्चन है मिस्टर राकेश गौर फ्रॉम KRBL। Where will get the copy of this law and the applicable formats? Please guide. आप इंटरनेट पे जाइए और सिंपल टाइप कर दीजिए द फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड एश्योरेंस ऑर्डिनेंस, आपको मिल जाएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है अशोक, अगेन फ्रॉम अशोक मेडा। कैन फार्मर FPO sponsors can use this agreement for raising bank borrowings? अगर बैंक आपके एग्रीमेंट को एज ए कोलेटरल मानने को तैयार है और उसमें एश्योरेंस है और आपका जो बायर है अगर उसकी क्रेडिबिलिटी है उस एग्रीमेंट पे, और आपका बायर एज ए गारंटर खड़ा हो सकता है कि हाँ सर मैं तैयार हूं, मैं इनको गारंटी दे रहा हूं या इनके बिहाफ पे मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि बैंकों को चाहिए रिस्क मिटिगेशन मेजर। किसान के लिए जितनी लिमिट है वो तो उसको दे देंगे जो उनके कानून में है, उससे ज्यादा अगर चाहिए तो एक गारंटर बैंक को चाहिए होगा। और अगर मान लीजिए पार्टनरशिप आपकी अच्छी है और एक दूसरे पे भरोसा है तो जो बायर है वो ऐसे गारंटर आ सकता है कि ठीक है सर आप इनको पैसा दीजिए, मैं माल खरीदूंगा और जब हम इनका सेटलमेंट करेंगे ये आपका लोन वापस कर देंगे। अगेन देयर कैन बी ए 3 पार्टी एग्रीमेंट इन विच बायर कैन बिकम ए गारंटर एंड बैंक कैन एक्सटेंड। सर एक क्वेश्चन और है मिस्टर प्रसून माथुर। If quality goes below the premium discount matrix, will buyer buy or not? No, As because quality is subject to weather condition as well as other factors, if buyer denies to buy, will he recover his expenses incurred where farmer will sell? As it may be conditioned that there is no major demand of such produce, who will bear the production and quality risk? देखिए देन इट इज फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपसे एक पर्टिकुलर क्वालिटी का एग्रीमेंट किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने अगर आपसे कुछ मांगा था तो उसकी मैंने क्वालिटी स्पेसिफिकेशन प्राइस सब कुछ लिखी थी, और किसी कारण से आपने वो क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाए, इंसेक्ट अटैक हो गया, कुछ भी हो गया, किसान इंश्योरेंस कर सकता है। बायर का कंपनसेशन एज पर एग्रीमेंट उसको देना होगा और जो उसको क्लेम करना है वो इंश्योरेंस कंपनी से करे। आप बायर का पैसा नहीं रख सकते। अगर बायर ने आपको सीड दिया है, फर्टिलाइजर दिया है, पेस्टिसाइड दिया है और एग्रीमेंट में लिखा है कि आप ये सब चीजें इस्तेमाल करके मुझे देंगे, तो किसान को सबसे पहले तो लायबिलिटी क्लॉज में यही आता है इस कानून में कि जो इनपुट कॉस्ट हुई है किसान वो वापस करेगा। और दूसरी बात रही कंपनसेशन की, अगर वो एग्रीमेंट में लिखा है कि किसान कंपनसेट करेगा तो वो होगा। अगर किसान के उस एग्रीमेंट में कंपनसेशन किसान ने नहीं लिखा है तो बायर ने जो खर्चा किया है किसान पे वो उसको देना पड़ेगा। कंपल्शन नहीं है कि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बायर खरीदे और किसान ये कहे कि साहब मैं क्या करूं। ये जिम्मेवारी बायर की नहीं है, बायर वही चीज लेगा जो एग्रीमेंट में लिखी हुई। सर एक दो क्वेश्चन और आ गए, मेरे ख्याल से आपकी परमिशन हो तो इनको भी ले लें। जरूर। Mr. Prakash Shenoy, if farmer willfully defaults and sells to someone else, can a sponsor exercise lien on sales proceeds to the extent of contract value? इट इज अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, क्योंकि किसान भी अपना जस्टिफिकेशन देगा और इसीलिए हमने लोकल एसडीएम को ये कहा गया है कि देखिए सर ये कॉन्ट्रैक्ट है, हमने इसके साथ ये एग्रीमेंट किया था, सारा खर्चा हमने किया, इन्होंने बाहर बेच दिया और ये है हमारे पास प्रूफ कि इन्होंने ऐसा किया है। ये सारे एविडेंसेस अगर आपके पास हैं और आपने इसके प्रोडक्शन मेथड, इसीलिए बार बार इंस्पेक्शन का फायदा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का फायदा क्या है। डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि जब भी आप विजिट करेंगे आप फार्म के फोटो लेंगे, सब चीजें देखेंगे के साथ 4 दिन पहले तक तो फार्म सब सही था, आज रातों रात किसान ने हार्वेस्ट करके माल बेच दिया, कहता है जी सारे रात में नील गाय खा गई, अब ऐसे कैसे चलेगा। ये तो प्रूफ है। आसपास के किसानों का तो खाया नहीं, इन्हीं भाई साहब का खेत खा गई गाय, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो जो प्रूफ होंगे वो आपको आपके फेवर में, जो एजुकेशन अथॉरिटी है, जो डिस्प्यूट कंसिलिएशन है, वो अथॉरिटी आपके फेवर में जजमेंट देगी और जजमेंट उसी बेस पे होगा जो गाइडलाइंस दी गई है।
तो आपके पास आपका हक मांगने का अधिकार है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह के किसान हैं जो बार बार फ्रॉड करते हैं या इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेशन करते हैं, आप उसके लिस्ट बनाइए और अपने बिजनेस कम्युनिटी में सर्कुलेट करिए कि भाई साहब इस गांव में मत जाइए, यहाँ गड़बड़ होती है, आपको वहां पे मुश्किल हो जाएगी अगर हम आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि लोग फॉलो नहीं करते। तो उन गांव वालों के लिए मुश्किल होगी कि उनसे कोई व्यापार नहीं करना चाह रहा। यही चीज किसान कर सकते हैं कि भाई साहब इस कंपनी से डील मत करना, ये कंपनी गड़बड़ करती है। तो थोड़े समय बाद, आज तो देखिए 5 तारीख को कानून आया है, आज हमारे पास 15 दिन हुए, 2 हफ्ते हुए, साल 2 साल में ऐसी रेटिंग एजेंसीज भी सामने आ जाएंगी कि जो ये बताएंगी कौन सा किसान अच्छा है और कौन सी कंपनी अच्छी। तो सिस्टम इवॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया स्टैटिक रहेगी, गलत काम करने वाले लोग सामने आएंगे। हो सकता है शुरू में किसी के साथ 1-2 बार चोट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी जिंदगी सबको मूर्ख बनाते रहें और व्यापार चलता रहे, ऐसा नहीं। Can collector order be treated as a decree of the civil court in case of dispute? Yes, the judgment given by the conciliation authority will be at par with the civil court decree. यदि आप इस कार्यक्रम के विषय में अपनी कोई राय देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर केवल टेक्स्ट के माध्यम से, साथ ही ईमेल आईडी पर मेल के द्वारा भी आप हमें अपने सुझाव एवं अपने विचार पहुंचा सकते हैं।